हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं डे नंबर 12 लेकर के। आपको पता होगा अभी 45 डेज का चैलेंज चल रहा है और ये हमारा सिगमेंट जो है, ये जो सीरीज है वो किसके लिए है? यूजीसी नेट। हमारा टारगेट है यूजीसी नेट 2024। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो फिलहाल मैं एक सीरीज लेकर के चल रहा हूं जो कि 45 डेज का चैलेंज है, राइट। इसमें क्या है, ये डे नंबर 12 में आज हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करने वाले हैं। जितने भी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं ब्रीफली सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। मेजर कंसेप्ट जो है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो कृपया करके इन वीडियोस को जरूर कंप्लीट रूप से देखा करें। कुछ ही दिनों में मैं आपके बीच लेकर के आऊंगा एमसीक्यूज, है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लियर है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो सबसे पहले मर्केंटलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, मर्केंटलिज्म जिसको हम लोग को वाणिज्यवाद बोलते हैं हिंदी में, है ना। ये जो थ्योरी है, ये बेसिकली इसका मानना ये था ना कि किसी भी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट सरप्लस करना चाहिए। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा करने में कामयाब हुए तो इससे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, है ना। मतलब मर्केंटलिज्म बेसिकली एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी देते हैं अपने थ्योरीज में, है ना। ये एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जो बताता है मैक्सिमाइज ट्रेड ऑफ अ नेशन एंड टू मैक्सिमाइज द अक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि इनका मानना था जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर का जो भंडार है वो हमारे कंट्री में बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बुलियनिज्म के नाम से भी जानते हैं, राइट। कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है, इंपॉर्टेंस है, वो गोल्ड एंड सिल्वर को दिया गया है। शॉर्ट में बात करें तो मर्केंटलिज्म जो है वो इनकरेज करता है एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करता है, और डिस्करेज करता है इंपोर्ट को, इंपोर्ट कम करने के लिए कहता है। ठीक है, क्योंकि कहता है अगर इंपोर्ट करेंगे तो गोल्ड सिल्वर हमारा चला जाएगा, लेकिन जब एक्सपोर्ट करेंगे तो गोल्ड सिल्वर हमारे देश में बढ़ेगा, और अगर उसका भंडार, उसका गोल्ड और सिल्वर का अक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो कंट्री का ग्रोथ होगा। सबसे फेमस नाम इसमें थॉमस मून का जाता है, ठीक है, मर्केंटलिज्म का। क्लियर? मर्केंटलिज्म जो है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या क्या चीजें बोलते हैं। मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज। एक्सपोर्ट कैसे मैक्सिमम करा जाए भाई? जो एक्सपोर्ट करने वाले इंडस्ट्रीज हैं उसे सब्सिडी दिया जाए। इंपोर्ट कैसे मिनिमम किया जाए? टैरिफ और कोटाज लगा करके, टैक्स वैक्स लगा दे ताकि इंपोर्ट ना कर पाए। ये जो थ्योरी है ये जीरो सम गेम पर आधारित है। जीरो सम गेम का मतलब हुआ एक नेशन का जो गेन होगा वही दूसरे नेशन का लॉस होगा। ठीक है, तो ये थ्योरीज पे बेस्ड है हमारा मर्केंटलिज्म थ्योरी। बहुत ज्यादा इसको फोकस नहीं मिला, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया, बहुत ज्यादा इसका क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म हुआ है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि हर कंट्री एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कंट्री एक्सपोर्ट सरप्लस करे, क्योंकि अगर एक कोई सरप्लस कर रहा है तो दूसरा का तो लॉस होना ही होना है। बट ये थ्योरी फोकस ही कर रहा है सिर्फ एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट को डिस्करेज करने की बात करता है। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक थ्योरी की बात है तो सबसे पहला आया हमारे पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। दूसरा मर्केंटलिज्म के बाद दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि दिया गया है एडम स्मिथ के द्वारा, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इनका बुक याद रखिएगा, बुक का नाम कभी कभी पूछ देता है। ये 1776 में पब्लिश हुआ था। बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इनका क्या कहना है? सिंपली कहता है एब्सोल्यूट एडवांटेज का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मतलब द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज देन कॉम्पिटिटर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब एब्सोल्यूट एडवांटेज उसको मिलेगा जिस कंट्री के पास ये एबिलिटी हो कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज करके। अगर हम 10 लेबर लगा रहे हैं, दूसरा कंट्री भी 10 लेबर लगा रहा है। अगर हम देखिए, दो कंट्री है ए और बी, अगर कंट्री ए जो है 10 लेबर लगाता है, कंट्री बी भी 10 लेबर लगाता है,
और ये 10 लेबर लगा के मान लो 100 केजी वीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये 50 केजी वीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंट्री ए जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज की स्थिति में है, ठीक है। याद रखिएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ये डिटरमाइन होता है लेबर की प्रोडक्टिविटी के द्वारा, मतलब कंट्री ए की लेबर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने से कंट्री ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। कहता है इस थ्योरी के अनुसार, कहता है एक्सपोर्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच अ कंट्री इज मोर प्रोडक्टिव देन अदर कंट्री, मतलब हमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, जिस कमोडिटी के प्रोडक्शन में है ना हमारा कंट्री ज्यादा प्रोडक्टिव है, जैसे कंट्री यहाँ पे ए मैंने बोला ना, ए को क्या करना चाहिए, वीट का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, वैसे जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की प्रोडक्टिविटी हमारे पास कम हो। तो समझिए इसको एग्जांपल से हम लोग, है ना, जैसे मान लीजिए इंडिया है ना, और यूएसए है, क्लियर। इंडिया जो है 100 केजी वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाय अ यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, लेबर आर बोलते हैं, लेबर को हम लोग चूंकि आर्स या डेज में मेजर करते हैं, ठीक है, और 50 केजी जूट प्रोड्यूस करता है, वही बाय द सेम 1 यूनिट ऑफ लेबर। वही यूएसए जो है वो 50 केजी वीट प्रोड्यूस करता है बाय अ यूनिट ऑफ लेबर, और 100 केजी जूट प्रोड्यूस करता है किससे, बाय अ यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। मतलब इंडिया के पास भी 2 यूनिट ऑफ लेबर है, यूएसए के पास भी 2 यूनिट ऑफ लेबर है, ठीक है ना। यहां से देखने से क्लियर हो रहा है कि इंडिया जो है वीट के प्रोडक्शन में बेहतर है, चूंकि यहाँ पे एक लेबर आर यूज करके हम लोग 100 केजी वीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बल्कि अमेरिका जो है सिर्फ 50 केजी वीट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इंडिया के पास वीट के प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो इंडिया को वीट का एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जूट के केस में उल्टा हो गया, यूएसए जो है एक यूनिट ऑफ लेबर आर यूज करके 100 केजी जूट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इंडिया मात्र 50 केजी प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यूएसए जो है वो स्पेशलाइज होगा जूट के प्रोडक्शन में, और उसी को एक्सपोर्ट करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। दैट मीन्स अब यूएसए स्पेशलाइज होगा जूट में, इंडिया स्पेशलाइज होगा वीट में, किसके आधार पे, एब्सोल्यूट एडवांटेज के आधार पे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अजम्पशन देखते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का। क्या अजम्पशन है भाई, पहला अज्यूम किया गया है कि 2 कंट्री 2 कमोडिटी मॉडल, मतलब 2x2 मॉडल है ये, ठीक है। 2 कंट्री कोई भी, इंडिया अमेरिका मान लीजिए, 2 कमोडिटी वीट एंड जूट का प्रोडक्शन मान लीजिए। लेबर इज द ओनली इनपुट, मतलब प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इनपुट लगता है, वो है लेबर, ठीक है। इसीलिए बेसिकली क्या है ना, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, ठीक है, या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, कार्ल मार्क्स का थ्योरी है, उसको हम लोग लेबर वैल्यू थ्योरी बोलते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। याद रखिएगा चीज को। कहता है सिंगल करेंसी अज्यूम देयर बाय एलिमिनेटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, कोई एक ही करेंसी चल रहा है ना। कहता है होमोजीनियस फैक्टर प्रोडक्शन है, मतलब जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन जो भी है सब एक तरह के हैं, ठीक है। दे कैन फ्रीली मूव्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव करते हैं, ठीक है। पहले से कोई स्पेशलाइज नहीं है। जब एब्सोल्यूट एडवांटेज आता है कि जिस प्रोडक्ट में जिस कंट्री को हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया को पता चला कि हम वीट में एब्सोल्यूट रूप से एडवांटेज में है, तो यहाँ के लेबर स्पेशलाइज होंगे फिर वीट के प्रोडक्शन में, और यहाँ पे जूट में, ठीक है, अमेरिका में जूट में, क्लियर। नेक्स्ट है ऑल फैक्टर प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड, जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन फुल्ली एम्प्लॉयड है, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, फ्री ट्रेड होता है, क्लियर। ध्यान रखिएगा जो फैक्टर प्रोडक्शन है विद इन द कंट्री जो है वो मोबिलाइज है, बट अमंग द कंट्री जो है वो मोबिलाइज नहीं है, मतलब देश के अंदर यहाँ वहां जा सकते हैं, दूसरे देश या दूसरे देश से कोई फैक्टर नहीं आ सकता है, ठीक है। ये हमारा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी था, है ना। अब एक सिचुएशन थोड़ा समझिए, अब है रिकार्डो का थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब एक सिचुएशन सोचिए थोड़ा सा कि अगर कोई ऐसा कंट्री है ना तो दोनों ही प्रोडक्ट में खराब स्थिति में हो, मान लीजिए यहां पे मैंने बात किया था इंडिया और अमेरिका का, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए का, राइट। अगर इंडिया वीट और जूट दोनों के प्रोडक्ट में यूएसए से बेटर हो, यूएसए दोनों में खराब हो, तो इसका मतलब क्या है,
सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। रिकार्डो ने उसी पर थ्योरी दिया। कहता है रिकार्डो का जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का थ्योरी है वो क्या कहता है, देखिए कि अ कंट्री टेंड टू स्पेशलाइज इन एंड एक्सपोर्ट दोज कमोडिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ विच इट हैज मैक्सिमम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज या मिनिमम कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। मतलब हम वो प्रोडक्ट को बना के बेचेंगे जिसमें कंपेयर रूप से ज्यादा बेनिफिट में हो या फिर कम लॉस में हो। जैसे मान लीजिए इंडिया 100 केजी वीट बना रहा था और 50 केजी जूट बना रहा था। ये 1 आवर ऑफ लेबर, इसमें भी 1 आवर ऑफ लेबर। अमेरिका 25 केजी वीट बना रहा था और 25 केजी जूट बना रहा था। तो ये ध्यान से देखेंगे ना तो इंडिया जो है वीट में ज्यादा बेनिफिट में है। क्यों? वीट में जो कंपैरेटिव जो डिफरेंसेस है वो 75 केजी का है, ठीक है, लेकिन जूट में सिर्फ और सिर्फ 25 केजी का। तो इंडिया ज्यादा फायदा में किस में है? वीट में है, तो इंडिया वीट का प्रोडक्शन करना चाहेगा। अमेरिका जो दोनों में खराब है, मिनिमम डिसएडवांटेज किस में हो रहा है? जूट में। वीट में तो भाई 75 केजी का डिफरेंस है, लेकिन जूट में मात्र 25 केजी का ना। तो ऐसे सिचुएशन में अमेरिका जो है वो जूट का प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है? मतलब अमेरिका वैसा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें मिनिमम डिसएडवांटेज हो रहा है और इंडिया उसमें प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें मैक्सिमम एडवांटेज हो रहा है। ठीक है, मतलब यूएसए, ध्यान रखिएगा फिर से बता रहा हूं, यूएसए वैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा यहाँ पे, चूंकि दोनों में खराब है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा जिसमें मिनिमम डिसएडवांटेज है, कम से कम घाटा। और इंडिया वैसा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा जिसमें मैक्सिमम एडवांटेज है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है हर जगह पे एडम स्मिथ लागू नहीं होता, लेकिन रिकार्डो ने ये प्रॉब्लम दूर किया है। इनके क्या अजम्पशन है भाई? 2 कंट्री 2 कमोडिटी, ये भी 2x2 मॉडल पे आधारित है। परफेक्ट कंपटीशन है कहाँ पे? लेबर मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द लेबर, मतलब कितना लेबर लगाया गया उसके टर्म पे जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? ज्यादा लेबर लगा है किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में, मतलब कॉस्ट वहां ज्यादा लगा है, और जहां पे कम लेबर में प्रोडक्शन ज्यादा होगी वहां पे बोलेंगे कम कॉस्ट लगा है। ठीक है? लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये भी आपका लेबर थ्योरी पे बेस्ड है, मतलब सिर्फ एक फैक्टर है, वो क्या है? लेबर। लेबर होमोजीनियस है, मतलब इफिशियंसी हर कंट्री जो है पर्टिकुलर कंट्री एक जैसा है, इफिशियंसी एक जैसा है, अलग अलग इफिशियंसी नहीं है लेबर का। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है? लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंडर मोबाइलाइज है, आराम से यहां वहां जा सकता है, बट परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द कंट्री, कंट्री कंट्री के बीच में इमोबाइल है। फ्री ट्रेड है, याद रखिएगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, मतलब जितना इनपुट को बढ़ाएंगे जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट भी चेंज होगा। किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है। जो ट्रेड होता है वो बार्टर सिस्टम से होता है, मतलब हम विट दिए और जूट वहां से खरीदे, ऐसा। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। ठीक है ना? देखिए कितना आसानी से मैं थ्योरी आपको समझा दे रहा हूं, है ना? ब्रीफली, अगर आप पहले से पढ़े हुए ना, तुरंत क्विक रिवीजन है ये। ठीक है? और साथ ही साथ आप समझिए ना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूं, ये याद रखिएगा। जितने भी टॉपिक्स में लेके आया सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट है हमारा हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं हम लोग। ठीक है? ये जो हमारा हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी है ये जनरल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है, याद रखिएगा, जनरल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। ठीक है? थ्योरी जो है ओहलिन ने बनाया था, किन से आइडिया लेकर के? हेक्स्चर से। ठीक है? हेक्स्चर एक्चुअली ओहलिन के गुरु थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा ओहलिन का कहना क्या है, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है? कहता है ट्रेड अराइजेज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द रिलेटिव प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स इन डिफरेंट कंट्री। ट्रेड पता है क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट का जो रिलेटिव प्राइस होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री में। जैसे हो सकता है इंडिया में वीट बहुत सस्ता हो, अमेरिका में जूट बहुत सस्ता हो, तो अमेरिकन क्या करेगा? इंडिया से वीट खरीदेगा, हम अमेरिका से जूट खरीद लेंगे। ठीक है? कहता था डिफरेंस इन कमोडिटी प्राइस इज ड्यू टू डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस। ये जो कमोडिटी का प्राइस में अंतर है क्यों है पता है? फैक्टर का प्राइस में डिफरेंस होगा, इसीलिए। अगर वीट बनाने वाले लेबर बहुत सस्ता हो इंडिया में,
तो इंडिया में क्या होगा, व्हीट सस्ता होगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता है तो व्हीट का प्राइस भी तो सस्ता होगा। अब कहता है फैक्टर प्राइस जो है वो डिफर करता है, क्यों बताए, क्योंकि एंडोमेंट डिफरेंट है अलग अलग कंट्री में। एंडोमेंट मतलब अवेलेबिलिटी। जैसे हम लोग मान के चलते हैं, यहां पे समझिए थोड़ा सा, इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, तो लेबर बहुत ज्यादा मतलब लेबर अबंडेंट कंट्री है, तो लेबर यहां सस्ता मिलेगा ना। अमेरिका में अगर कैपिटल बहुत ज्यादा है, मतलब वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो कैपिटल वहां पे सस्ता मिलेगा। तो जो फैक्टर का प्राइस में जो डिफरेंसेस होता है वो कारण होता है उसकी उपलब्धता, जो जहां ज्यादा उपलब्ध होता है वो वहां पे उतना ही ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। इसीलिए कहता है ट्रेड अकर्स बिकॉज डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट। इनका कहना ट्रेड होता इसीलिए है क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग फैक्टर की उपलब्धता होती है, ठीक है ना। क्या उनका कहना है कंट्रीज विच आर रिच इन लेबर मतलब जहां पे लेबर बहुत ज्यादा है, लेबर सस्ता में मिलता हो, विल एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। वो क्या करेगा, कैसा प्रोडक्ट को बनाएगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाएगा और उसी को बेचेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें और यूएसए की बात करें, मान लीजिए इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, क्या है, लेबर बहुत ज्यादा है मतलब लेबर अबेंडेंट है, तो इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाएगा और उसे बेचेगा विदेश में, ठीक है। अमेरिका में मान लीजिए, अमेरिका जो है कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे मतलब कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल वहां सस्ता होगा, तो ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बना करके बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। इंडिया जो है कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट करेगा, अमेरिका क्या करेगा, लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा चूंकि लेबर ज्यादा है और उसका एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, कहां से, अमेरिका से। और अमेरिका क्या करेगा, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा चूंकि कैपिटल वहां ज्यादा है, कैपिटल सस्ता में मिलता है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट कर लेगा किसको, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को, ठीक है ना। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई कहीं पे लेबर कहां पे ज्यादा है नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए दो चीजें समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी कंट्री में मान लीजिए इंडिया में लेबर सस्ता है, क्या है, लेबर जो है वो सस्ता है, चीप है, इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा लेबर होगा तभी ना चीप है। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जहां पे लेबर सस्ता है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, जहां पे कैपिटल सस्ता है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी टॉपिक है। अजम्पशन क्या है भाई, टू कंट्रीज इन्वॉल्व, दो कंट्री है, ठीक है, दो फैक्टर्स हैं, दो कमोडिटी बनाते हैं, मतलब ये 2x2 मॉडल पे बेस्ड है। पहले का जो थ्योरी था रिकार्डो एडम स्मिथ, उन्होंने क्या कहा था, ओनली लेबर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हेक्स्टर ओली ने क्या कहा, लेबर कैपिटल जो है दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। रिकार्डो एडम स्मिथ सिर्फ लेबर को माने, इन्होंने लेबर कैपिटल दोनों को माना। क्लियर है। अब है परफेक्ट कंपटीशन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर फ्रीली मोबाइल विद इन द कंट्री, सेम अजम्पशन, लेकिन इमोबाइल है बिटवीन द कंट्रीज। दो कंट्री डिफर करता है फैक्टर सप्लाई में, कहीं पे लेबर ज्यादा हो सकता है, कहीं कैपिटल ज्यादा हो सकता है। जो भी रिसोर्सेज जहां पे सब फ्रीली मतलब फुल्ली एम्प्लॉयड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री ट्रेड है, कोई किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या ना, इसके बाद एक थ्योरी आया जिसका नाम है लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स ये इंपेरिकल स्टडी था हेक्स्चर-ओलिन के थ्योरी पे। हेक्स्चर-ओलिन का थ्योरी जो है यूएसए कंडीशन में स्टडी किया गया और यहाँ पे स्टडी करके पाया गया, वहां देखा गया कि यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव गुड्स का और इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल इंटेंसिव गुड। लेकिन चूंकि यूएसए जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, हेक्स्चर-ओलिन ने क्या कहा था, जो कंट्री में जो फैक्टर ज्यादा होगा उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचेगा वो। अमेरिका लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि अमेरिका कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। जब अमेरिका कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो अमेरिका को एक्सपोर्ट कैपिटल अबंडेंट कमोडिटी से रिलेटेड जो था ना वो कमोडिटी बेचना चाहिए था ना, ये समस्या हुआ। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका कैपिटल अबंडेंट, ठीक है, बेच क्या रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लियोनटिफ ने अपना स्टडी में क्या देखा, अमेरिका है कैपिटल अबंडेंट, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, लेबर इंटेंसिव, यही तो विरोधाभास हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको लियोनटिफ पैराडॉक्स बोलते हैं, जिन्होंने हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी में प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया था, ठीक है।
और कहा था कि हेक्टर ओलिन का थ्योरी पूरी तरह तो सत्य नहीं है भाई, है ना। तो ये था लियोंटी पैराडॉक्स, जो कि इंपेरिकल स्टडी है किस पे, हेक्टर ओलिन पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था लिंडर हाइपोथेसिस, 1961 में दिया गया। लिंडर हाइपोथेसिस ने ना जनरली क्या हुआ, लियोंटिफ ने सिंपली प्रॉब्लम बता दिया कि हेक्टर ओलिन में क्या, सॉल्यूशन थोड़े दिया, वो तो इंपेरिकल स्टडी था। तो लियोंटिफ ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया वो हेक्टर ओलिन के थ्योरी के प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश किया। क्या कहता है लिंडर हाइपोथेसिस, ये कहता है कंट्री ऑफ सिमिलर इनकम पर कैपिटा शुड ट्रेड मोर इंटेंसिवली विथ वन अनदर। मतलब जिन जिन कंट्री के का पर कैपिटा इनकम लगभग एक जैसा हो, उन कंट्री को आपस में ज्यादा अच्छे से ट्रेड करना चाहिए, गहराई से ट्रेड करना चाहिए। मतलब ज्यादा ट्रेड किसके बीच में करो, जिन जिन देशों का पर कैपिटा इनकम एक जैसा हो। जैसे इंडिया, जापान, अगर मान लीजिए पर कैपिटा इनकम लगभग एक जैसा है, तो कहता है इंडिया को जापान के साथ और जापान को इंडिया के साथ ज्यादा ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा कहा, क्यों कहता है कंट्री जनरली प्रोड्यूस गुड्स फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। जो कोई भी कंट्री होता है डोमेस्टिक मार्केट के लिए ना प्रोडक्शन करता है, और जब डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोडक्शन करता है तो डोमेस्टिक में जितना डिमांड हुआ, ठीक है, बच गया तो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा ना। तो एक्सपोर्ट कहां करेगा, जिन कंट्री को इंटरेस्ट हो वैसे प्रोडक्ट में, और किन को इंटरेस्ट होगा वैसे प्रोडक्ट में, जिनका इनकम हमारे जैसा होगा। तो इन्होंने सिंपली कहा है कि जिन कंट्रीज का जो पर कैपिटा इनकम सिमिलर होता है वहां का डिमांड पैटर्न भी लगभग सिमिलर होता है, और इस कारण से उन देशों के बीच में ट्रेड होना चाहिए। ये किनका मानना है, लिंडर का। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट थ्योरी है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, ये दिया गया है पॉल सैमुअल्सन के द्वारा। याद रखिएगा, हेक्टर ओलिन थ्योरी आया, उसके बाद लियोंटी पैराडॉक्स, उसी का प्रॉब्लम गिनाया, लिंडर हाइपोथेसिस, उसका सॉल्यूशन दिया। ये सब हेक्टर ओलिन थ्योरी पर ही कुछ कुछ वर्क किया गया है। ठीक है ना, तो हेक्टर ओलिन वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी रहा तब तक का। ठीक है, एक है पॉल सैमुअल्सन, इन्होंने क्या कहा भाई, कहता वन ऑफ द मेजर थ्योरम दैट अराइजेस आउट ऑफ हेक्टर ओलिन, वो कहता फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। ये थ्योरी कहता क्या, डायरेक्टली समझिए। This theory says that when the price of the output goods are equalized between countries as they move to free trade, कहता जब फ्री ट्रेड हो तो फ्री ट्रेड के केस में क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में जो फैक्टर, जो गुड्स का प्राइस है, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है। यहाँ पे जितना में मिल रहा है दूसरे कंट्री में इतना ही में मिलेगा अगर फ्री ट्रेड है तो। और अगर ऐसा हुआ ना तो प्राइस ऑफ फैक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वलाइज हो जाएगा। तो फैक्टर का प्राइस भी इक्वलाइज हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी है, अगर कंट्री ए में लेबर को बहुत ज्यादा वेज मिल रहा है तो कंट्री बी का जो लेबर है यहाँ पे आने लगेगा ना, तो यहाँ पे लेबर घट जाएगा, तो यहाँ पे लेबर महंगा होने लगेगा। तो फिर इस तरह से रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट होगा कि फैक्टर का प्राइस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, मेन मेन पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट है रेबेन्स्की थ्योरम, डेवलप हुआ 1955 में। ये थ्योरी कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहता है a rise in the endowment of one factor will lead to a more than proportional expansion of the output in sector which uses that factor intensively। मतलब जब एक फैक्टर की उपलब्धता बढ़ती हो, मान लो लेबर कहीं बढ़ रहा है, तो जो कंट्री लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, एन एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द आउटपुट ऑफ अदर गुड्स। तो जो कैपिटल इंटेंसिव आउटपुट होगा ना वो घट जाएगा। समझिएगा, अगर किसी कंट्री में लेबर मतलब एंडोमेंट है, लेबर की उपलब्धता बढ़ी, तो लेबर की उपलब्धता बढ़ने से क्या होगा, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा कि कैपिटल इंटेंसिव आउटपुट का प्रोडक्शन घट जाएगा। एग्जांपल से समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, सपोज कीजिए कैपिटल इंटेंसिव गुड, कैपिटल क्लॉथ क्या है, कैपिटल इंटेंसिव गुड है, फूड क्या है, लेबर इंटेंसिव है। अब कहता अगर मान लीजिए कैपिटल स्टॉक बढ़ गया, मतलब कैपिटल की उपलब्धता बढ़ गई, तो आउटपुट ऑफ क्लॉथ विल इंक्रीज। तो भाई जो क्लॉथ का प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई
अगर कैपिटल बढ़ा तो कैपिटल को ऑपरेट करने के लिए लेबर चाहिए होगा ना, तो जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट जो बना रहा है लेबर, वो लेबर भी इधर आने लगेगा। However, the production of more cloth will lead to an increase in the demand for labor. जब भाई क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ेगा कैपिटल बढ़ने से, तो लेबर का भी डिमांड बढ़ जाएगा क्लोथ वाले इंडस्ट्री में। इसका रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द लेबर इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर फूड। तो इससे क्या होगा? फूड सेक्टर जो हमारा है वहां पे लेबर का शॉर्टेज आएगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा आउटपुट ऑफ फूड्स जो होगा वो फॉल कर जाएगा, फूड्स का प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक है, दस कैपिटल एक्यूमुलेशन विल लीड टू अ फॉल इन द आउटपुट ऑफ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ठीक है, यही रेवेंस्की का कंसेप्ट, यही रेवेंस्की का कहना है। कितना इजीली सारा का सारा इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी हो गया। मुझे उम्मीद है कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। रिपीट मोड पे देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन हुआ किसी टॉपिक में तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कनेक्टेड रहिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।